फॉर यू। अब आते हैं एनर्जी पर। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी इट इज़ योर एबिलिटी, या इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। तो एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, you have muscular energy. If you have muscular energy, then you will be able to do work. अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, या तो फिज़िकल या तो मेंटल, यानी मेंटली या फिज़िकली आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी। वह एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? वो एनर्जी आपको भोजन से मिलती है, जो भी खाना आप खाते हो वहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो दीज आर द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इफ you are able to do work, it means you have got energy. If you are not able to do work, it means you have no energy. So यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स कुछ दिया गया है। ब्रिक है और किल, एक हमने वुड में एक किल को ठोका है, तो इसको जब हम ठोकेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जब इस किल को हम इस वुड में लगाएंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे ये जो हैमर से जब हम किल को वॉल में या किसी भी वुड में लगाना है तो यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से वी कैन से दैट कि एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। Friends, we know that energy is of different types: mechanical energy, chemical energy, electrical energy. These are the various types of energy, and we can define it in two major parts: kinetic energy and potential energy. So let's see. Two types of energy: kinetic यानी in motion form and potential in stored form. इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें मोशन होता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है ½ mv², मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब उसमें वेलोसिटी होगी, यानी उसमें मोशन होगा, तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज मास उसमें है लेकिन वेलोसिटी उसमें नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं होगी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल। फ्रेंड्स, जूल वर्क का भी जो यूनिट है वो जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक जूल क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वाटर डैम्स जो होते हैं, वहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होता है और फिर उस वाटर को हम टरबाइन पे गिराते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर उस वाटर को हम स्टोर करके उतनी ऊंचाई से ना गिराएं तो वो टरबाइन को नहीं चला पाएगा। जब वो टरबाइन को नहीं चलाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है P = mgh, मास इनटू जी को हम क्या बोलते हैं? जी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर होती है तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन काम करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है G × h, हाइट। तो mgh इन तीनों का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। यहाँ पे मास 0 होगा
तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। सो काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? इसका भी यूनिट जूल होता है। कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जूल होता है। अब इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 60 kg गर्ल ऑन स्कीज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और मास दिया गया है 60 kg। तो आप सिंपली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर से। ऐसे ही आप सेकेंड वाला भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। अभी हमने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका फार्मूला भी हमने बताया था। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, यानी वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। सपोज करो यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया है, स्प्रिंग को जब आप दबाओगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब उसको छोड़ोगे वो वापस रिटेन हो जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? जब उसमें उसकी एनर्जी स्टोर होती है, ये तभी पॉसिबल होता है। द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज व्हेन रिलीज्ड इट कैन डू वर्क ऑन द मास m। अगर इसमें कंप्रेस करने पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो ये कंप्रेशन फोर्स हटाने पे ये ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर पाता। यानी कि अगर ये स्प्रिंग ख़राब हो जाए तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ पोजीशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ पोजीशन। ग्रेविटेशनल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी हाइट पर हो, जैसे हम छत से बॉल को फेंकें या हम किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदें तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि वो होती है ड्यू टू ग्रेविटी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ फार्मूले पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। हाइट जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। मास इसमें कांस्टेंट होगा ऑब्जेक्ट का, जी भी कांस्टेंट होगा, लेकिन ये हाइट पे वेरी करेगा। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब इस पर बेसिस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अ मास ऑफ 100 kg इज लिफ्टेड अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज इट possesses a 70 kg अ मास ऑफ 100 kg। 100 kg का जो मास दिया गया है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस कितना ये लिफ्ट हो रहा है 50 मीटर। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज इट possesses। यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं दिया गया है। जी की वैल्यू हम ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और in many cases we take g is equal to 10 meter per second square. Simply we can put all the values, then we can find it simply. ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी नो दैट कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉय, यानी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वी कैन से सिंपली। हम एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में, वो कांस्टेंट होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे
कांस्टेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 0 हाइट पे, 5 मीटर हाइट पे और 10 मीटर हाइट पे। 0 पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 7500 जूल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब हाइट 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज़ 7500 जूल। जब वो 5 मीटर की हाइट पे होगा तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 3750। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, क्योंकि हाइट भी आ गया, 5 मीटर हाइट भी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3750। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 7500 जूल। नेक्स्ट जब वो टॉप पे पहुँच जाएगा 10 मीटर हाइट पे, तो वहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 0 हो जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम पॉइंट, यानी जब वो मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुँचेगा तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाई होगी। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब वो ग्राउंड पे रहेगा तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो थर्ड वाला कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 7500 जूल हो गया। इन तीनों कंडीशन में हम देख सकते हैं जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों कांस्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस पर बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अ 10 kg boulder rest at the edge of a 100 meter cliff। 100 मीटर यहाँ पे h की वैल्यू दिया है और m की वैल्यू दिया है 10 kg। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है उसकी एनर्जी क्या होगी। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चंस दिया गया है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके बुक में भी जो क्वेश्चंस दिया गया है यू कैन डू इट। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे उसको पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।